नमस्कार साथियों, मैं जी सिंह जाखड़ एमडी एग्रीमेंटर्स और आज आपके साथ एक नया इनिशिएटिव लेकर बैंकिंग मेंटर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम नया कोर्स आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स के लिए, आपको पता होगा जैसा कि अगर हम बात करें यहां पर एएफओ में पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू, 3 स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप के लिए हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर के लिए कोचिंग दे रहे थे, लेकिन अभी हमने बैंकिंग मेंटर्स के साथ कोलैबोरेशन में आपका प्रीलिम्स का कोर्स भी स्टार्ट किया है। प्रीलिम्स के लिए आज से हमारे डेमो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और डेमो सेशंस के बारे में बताने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारा बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंदर एक नक्सली हमला हुआ था और हमारे 22 जवान शहीद हुए थे। देखिए साथियों, अगर हम बात करें तो इन जवानों की शहादत को देखकर हमारी रूह कांप जाती है। हमें याद आते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्योंकि उनके भी यही सपने थे, उनके भी यही आकांक्षाएं थी और वही चीजें आज हमें नजर आती हैं। देखिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी शहादत को हम समझें। जो लोग शहादत को समझते हैं, जो लोग शहीदी को समझते हैं, वो इस बात को जरूर समझते हैं कहीं ना कहीं कि इनके ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। जो भी इस शहादत को समझना चाहता है, इनको समझना चाहता है, एक बार सरहद पर जाए और उस तपती आपकी धूप या फिर आपका ठिठुरती हुई ठंड, इनको अगर एक बार महसूस करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना कुछ यहां पर सहना पड़ता है और कहां और किस सिचुएशन में ये लोग वर्क करते हैं, कितनी सिचुएशन में काम करते हैं। देखिए साथियों, ये तो नहीं कहूंगा कि आप अगर नहीं लड़ना चाहते हैं, बॉर्डर पर नहीं जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर रहकर भी आज अपने आप के अंदर बदलाव लाके भी आज इस देश को बदला जा सकता है। आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, भेदभाव, इन चीजों के नाम पर क्या करें, बटे हुए हैं पूरा का पूरा, और ये राजनीति हमें बांटने का काम कर रही है। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने आप को बदलें, अपने देश को बदलें और आज इस बदलाव की रिक्वायरमेंट है। केवल युवा है, केवल यूथ है जो इस देश को बदल सकता है। जब इन देश के जवानों की शहादत के बाद, जब इनकी लाशें, जब इनका जो शरीर होता है वो कफन आपका, अगर हम बात करें, तिरंगे के अंदर लिपट कर घर आता है, तो एक बात कहूं तो यहां पर जो माँ बाप होते हैं उनकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है, ये धरती फट जाती है साथियों। और जो विधवा होती हैं, उन विधवाओं के पूरे सपने, उनका जो आकांक्षाएं हैं, वो एक कोरे कागज की तरह नजर आते हैं। तो साथियों, उनके जो बच्चे होते हैं वो यतीम हो जाते हैं और दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा उनके दर्द को। हम अगर कहीं ना कहीं इंटरनली अपने देश को समझा सकते हैं, देश के अंदर कुछ नया बदलाव कर सकते हैं, तो वो आज रिक्वायरमेंट है। इस देश के एक जवान और एक किसान, जय जवान जय किसान का नारा तो दिया गया था, लेकिन आज भी वो केवल नारे के रूप में बना हुआ है। आज इस देश के अंदर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देखो, आपको पता होगा नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, लेकिन आज भी हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। कम से कम हम कैसे न कैसे जो ये राजनीति का गंदा खेल है, इसको कम से कम कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अगर हम चेंज कर सके, इंटरनली अगर हम हमारे अंदर बदलाव लेके आ सके, क्योंकि आने वाले हम में से ही कुछ राजनीतिक लोग ही होंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आओ झुककर करे सलाम उनको, आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है, जिनका खून देश के काम आता है। साथियों, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आज आपका हम कोर्स एक नया लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बैंकिंग मेंटर के अंदर हम आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग जो प्रीलिम्स का पूरा कोर्स है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन हम 5 दिन के लिए आपको डेमो सेशन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपकी डिमांड को समझते हुए पिछले कुछ समय से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज प्रीलिम्स का कोर्स स्टार्ट किया जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम मेंस का दे रहे थे, इंटरव्यू करवा रहे थे, लेकिन प्रीलिम्स नहीं था। तो अभी दिव्या मैम के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा आपका कोर्स लॉन्च किया जा रहा है और इस कोर्स के अंदर हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों आपके पूरे के पूरे बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन फैकल्टी से करवाने का काम करेंगे। अभी फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस करवाता हूं, लेकिन उससे पहले इतना बताना चाहूंगा कि पूरे इंडिया के अंदर कोई आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स का कोर्स नहीं प्रोवाइड करवा रहा है आपको उस बेहतरीन कंटेंट के साथ जैसे हम प्रोवाइड आपको करवाने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आपकी फीलिंग्स क्या होती है, मैं आपके उस भावनाओं को समझता हूं। क्योंकि जब सेक्शनल कट ऑफ में एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं, ओवरऑल कट ऑफ में रह जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। एक आपका स्टेप, पहला स्टेप ही जो होता है वो हम कवर नहीं कर पाते, लेकिन हम आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन को समझेंगे और आपका 1 बाय 1 बेहतरीन फैकल्टी से ये पूरा का पूरा इंग्लिश,
मैथ और रीजनिंग तीनों कवर करवाने का काम करेंगे। ये हमारी जो फैकल्टीज हैं, आप एक बार इनसे मिलिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे दिव्या छावड़ा मैम, जो कि एमडी बैंकिंग मेंटर्स की अगर हम बात करें, और नेक्स्ट आप मुझे अच्छे से जानते हैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स, एंड नेक्स्ट रवि बांगर सर, जो हमारे क्वांट की फैकल्टीज हैं विद आपके 6 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारे गुलाब काजल सर, जो कि इंग्लिश एक्सपर्ट हैं पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और इसके साथ आपका पंकज रोहिला, जो कि 10 ईयर आपके रीजनिंग में एक्सपर्ट हैं। देखिए गाइस, तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, आइदर सेक्शनल हो या आइदर आपका ओवरऑल कट ऑफ हो। तो साथियों, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके इन बेहतरीन फैकल्टीज को एक बार जस्ट आप ऑब्जर्व करें। 4 दिन 5 दिन जो आपका डेमो है, देखो डेमो जिनके द्वारा दिलवाया जाएगा उन्हीं से हम यहां पर क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा कोर्स रन करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि पूरी फैकल्टीज के अंदर कहीं भी कोई कमी है, उसको हम चेंज करवाने का काम करेंगे। और गाइस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो डेली का टारगेट है, डेली टेस्ट सीरीज है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हम आपको डेली टारगेट यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे, वीकली टारगेट प्रोवाइड करवाएंगे और मंथली टारगेट प्रोवाइड करवाएंगे और टिल एग्जाम तक प्रोवाइड करवाएंगे। उसी के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और डेफिनेटली गारंटी देता हूं, हमारे शेड्यूल के साथ चलिए, आपका सिलेक्शन भी एंश्योर हो कर पाएंगे, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तीनों आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह, बैंकिंग मेंटर और एग्रीमेंटर के साथ। सो साथियों, इसको ज्वाइन करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर बाद में दिया जाएगा। उससे पहले अगर हम बात करें तो हमारा डेमो सेशन आज का जो 3 घंटे चलेगा, 11 से लेके आपका 1 बजे तक, 11 से 2 बजे तक, सॉरी 11 से 12 हमारे इंग्लिश मैथ का रहेगा, क्वांट का रहेगा, और 12 से 1 तक आपका इंग्लिश, और इंग्लिश उसके बाद आपका रीजनिंग। तो तीनों सेक्शंस आपके 1 बाय 1 करवाए जाएंगे यहां पर, और इनको समझने की कोशिश करना कि आपको बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। इनको 1 बाय 1 आपका, जब आपका क्वांट की सीट हो जाए, उसका आप इंग्लिश का हो जाए और रीजनिंग का हो जाए, तो इनको समझते हुए, इनको पूरा कंप्लीट करते हुए आप कोशिश करना कि इनकी जो सीट दी जाएगी उनके क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करें। चलिए, मैं रवि बांगर सर को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहला डेमोस्ट्रेशन जो है आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं रवि बांगर सर, जो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड करवाएंगे। थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि बांगड़, फैकल्टी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बैंकिंग मेंटर्स पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो एएफओ प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर सबसे पहले हम सिलेबस और वेटेज की बात करते हैं। तो देखिए यहां पे जो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसके अंदर आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इसके अंदर आपके रहेंगे जिनकी वेटेज रहेगी 50 मार्क्स। 50 मार्क्स यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और साथ के साथ आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स की आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज की जो आपके पास रहती है वो आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी वेटेज रहती है, डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों की वेटेज रहती है 15 टू 20 मार्क्स की। मिनिमम 15 टू 20 मार्क्स की डाटा इंटरप्रिटेशन आपके यहां पे आती है। इसके अलावा अदर जो टॉपिक आपके क्वांट के हैं वो 30 टू 35 मार्क्स के आपके आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि इनइक्वलिटी आपके एग्जाम के अंदर 3 टू 5 मार्क्स की आती है। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन 0 टू 5 मार्क्स के आपके सिंप्लीफिकेशन होते हैं। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और अगर मेंसुरेशन की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा, और वो भी बिल्कुल बेसिक एरिया और पेरीमीटर से। आगे बात करते हैं हम क्वांट के पोर्शन की। तो क्वांट के पोर्शन में आप लोग देखिए, क्वांट को अगर आप इस तरह से मार्क्स से जज करोगे तो ठीक से जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हमें हर टॉपिक की बात करता हूं तो हर टॉपिक में से लगभग 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन हम डाटा इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 टॉपिक को बेसिक से आना चाहिए।
तभी आप डाटा इंटरप्रिटेशन को ठीक से कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हर टॉपिक से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे, बट इनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है कि जैसे कि मैं बात करता हूं रेशो एंड प्रपोर्शन, तो रेशो एंड प्रपोर्शन हर टॉपिक के अंदर इंक्लूड होता है। रेशो परसेंटेज के अंदर भी रेशो आपको मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी, परसेंटेज में भी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी, ट्रेन में भी। तो इस तरह से रेशो की जो वेटेज है वो तो 1 या 2 मार्क्स की है, बट इसका यूज इतना ब्रॉड होता है कि हर किसी टॉपिक के अंदर आपको रेशो देखने को मिलेगा। इसी तरह से मैं बात करता हूं मिक्सचर, तो मिक्सचर अपने आप में एक टॉपिक है जिसके अंदर एक मेथड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एलिगेशन। तो एलिगेशन ऐसा मेथड है भाई जो हर किसी टॉपिक के अंदर लग सकता है। जैसे कि मैं बात करूं रेशो के अंदर आपका एलिगेशन लग जाता है, टाइम एंड वर्क में आपका एलिगेशन लग जाता है, पाइप एंड सिस्टर्न में लग जाता है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में काफी सारी वेटेज होती है, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आप एलिगेशन से क्वेश्चन को सॉर्ट करोगे। सिंपल इंटरेस्ट में भी एलिगेशन लगेगा, ट्रेन के अंदर और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी एक आध इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर भी एलिगेशन लगता है। तो सबसे बेसिक जो रूट ऑफ सिलेबस अगर मैं कहूंगा तो वो आपका हो जाएगा भी रेशो। रेशो के आगे 2 पार्ट होते हैं, एज और पार्टनरशिप, ये रेशो के ही पार्ट हैं। इसके बाद भी एलिगेशन। अगर इन 2 टॉपिक्स पे आप लोग ठीक से कमांड कर लेते हो तो जो आपका 30 से 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का जो आपका क्वांट आएगा, और इसके अलावा जो डाटा इंटरप्रिटेशन होगी उसमें काफी सारी आपकी हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप लोग देखिए टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टर्न, ये हमारी पूरी यूनिट रहेगी। इसके अलावा आपके पास होते हैं परसेंटेज बेस्ड टॉपिक। परसेंटेज बेस्ड टॉपिक आपके पास होते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आपके पास बोट एंड स्टीम, ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ही लेते रहो। तो रेशो एंड प्रपोर्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या हेडिंग डाल लो। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि भी रेशो होता क्या है, रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रेशो होता क्या है, व्हाट इज द रेशो। तो सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन पे काम करते हैं, व्हाट इज द रेशो। तो अगर मैं रेशो की बात करूं, अनुपात, तो एक वर्ड होता है मेरा रिलेशन। रेशो को छोटा करके बनाया गया भाई, रिलेशन को छोटा करके रेशो कहा गया है। तो भाई रिलेशन किन के बीच में आप लोग निकालोगे, तो रिलेशन जो आप निकालते हो ना वो होता है भाई टर्म्स के बीच में आप लोगों को रिलेशन निकालनी होती है। तो अब ये टर्म्स कौन सी होती हैं, तो टर्म्स की मैं बात करूं तो आप जिस भी टॉपिक के अंदर जाओगे, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टर्म्स हो सकती हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूं ट्रेन, तो मेरे पास हो जा सकता है 2 ट्रेनों की स्पीड, 2 ट्रेनों की स्पीड का रेशो आपको दिया हो। मैंने टॉपिक किया भी टाइम एंड वर्क, तो क्या पता मेरे पास आ जाए एफिशिएंसी का रेशो। मैं टॉपिक कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरे पास आ सकता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो। अगर मैंने टॉपिक उठा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मेरे पास हो सकता है कॉस्ट प्राइस या फिर किसका, सेलिंग प्राइस का रेशो या एमआरपी का रेशो। तो जो रेशो हमारा जो रूट टॉपिक है ये लगभग हर टॉपिक के साथ कनेक्ट रहता है, और ये बिल्कुल 0 फर्स्ट क्लास। जो बच्चा ये कहता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, 2 + 3 आपको पता है कि 5 होता है, तो उसके बाद से आप मेरे साथ जुड़िए। फर्स्ट क्लास से आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी उनके ऊपर वर्क कीजिए, आपको मैथ्स आ जाएगा समझ में, और तो और एग्जाम भी क्लियर होगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि रेशो होता क्या है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 संख्याएं हैं, संख्याएं हैं ए और बी, मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, तो इनके बीच में रेशो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशो का सिंबल हमारे पास होता है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये मेरा हो जाएगा रेशो का सिंबल। अगर मैं कहना चाहूं कि एक मेरा नंबर है 10, दूसरा नंबर है मेरे पास 15, देन फाइंड द रेशो बिटवीन 2 टर्म्स। इन 2 टर्म्स के बीच में आप लोग रेशो निकालो। तो जैसे ही आप लोग रेशो निकालोगे तो इसको क्या करोगे, काट कर छोटे से छोटा करना चाहोगे। तो इसको मैं काटता हूं 5 से, तो ये बन जाएगा 2, और इसको मैं लिखता हूं भाई 3, यानी कि 2:3। तो यहीं से हम रेशो की डेफिनेशन को समझते हैं कि रेशो की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होगा,
सरलतम रूप, यानी कि छोटे से छोटा रूप, सरलतम, सिंप्लीफाइड रिलेशन, सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं हमारे पास, सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स, टू और मोर टर्म्स इज नोन एज रेशो। तो सबसे पहले तो हमने जाना भी रेशो होता क्या है, नोन एज रेशो, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में सरलतम रूप बताना क्या होता है, अनुपात होता है, रेशो होता है। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ चुका होगा। आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं भाई रेशो को। तो चलिए यहां पे देखिए आप लोग, रेशो किस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पे कहूं कि मैंने कहा भी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, और इधर से कह दूं भाई मैं 100 मीटर, फाइंड द रेशो बिटवीन दीज टू टर्म्स, टर्म्स तो कुछ भी हो सकती हैं, तो मैंने लिख दिया भी 1 किलोग्राम और 100 मीटर के बीच में आप रिलेशन बताओ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिन दो या तीन चीजों के बीच में हम रेशो निकाल रहे हैं उनकी जो यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, जो मेजरेबल वैल्यू होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक जैसी। अगर दोनों की क्वांटिटी, मेजरिंग क्वांटिटी अलग अलग है तो हम इनके बीच में रेशो नहीं निकाल पाएंगे। एक जो चीज है वो हमारे पास है वेट से रिलेट करके, दूसरी जो चीज है वो मेरे पास है डिस्टेंस से रिलेट करके, तो मैं इन दोनों के बीच में रेशो नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर और दूसरी मैं बात करता हूं भी 100 मीटर, और अगर इनके बीच में मैं रिलेशन निकालता हूं तो हाँ मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों की दोनों डिस्टेंस की इकाई है। यहां पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मीटर में, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर हो जाएंगे, और यहां पे मेरे पास है 100 मीटर यानी कि 100 मीटर, तो इसका मैं रेशो निकालूंगा 10:1। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेशो की, जिसको हम आगे समझते हैं अभी इंट्रोडक्शन के अंदर ही, तो इसको आप लोग समझिए कि रेशो अगर मैं देता हूं टाइम का, अगर मैंने रेशो लिया टाइम का, यहां पे मैंने कहा भी 2 आवर्स, ये मैंने लिख दिया भी 3 आवर्स, 2 आवर्स और 3 आवर्स। देखिए जितनी भी ट्रिक्स होती हैं एक्चुअल में सारे के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि रेशो टॉपिक से निकले होते हैं और लगभग हर टॉपिक के अंदर लगे होते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता रहा हूं, और बाद में चल के ये बहुत बड़ी ट्रिक बन जाएगी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। यहां पे देखिए कि मैंने लिख दिया भी 2 घंटे और 3 घंटे, इसी को मैं लिख देता हूं भी 2 दिन और 3 दिन, इसी को मैंने लिख दिया 2 दिन और 3 दिन, इसी को मैं लिख देता हूं 2 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। यहां पे मैंने लिख दिया भी 2 मिनट और 3 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। तो अगर मैं रेशो निकालता हूं, अगर मैं रेशो निकालता हूं तो यहां पे मेरा रेशो आया भी 2:3, यहां पे भी मेरा रेशो आया 2:3, यहां पे भी मेरा रेशो आया 2:3। लेकिन जो बच्चे जो गलती करते हैं वो किस तरह से कि भाई ये रेशो रहेगा आपका किसका, आवर्स का, ये रेशो रहेगा आपका डेज का, ये रेशो आपका रहेगा मिनट का। रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशो की एक प्रॉपर्टी है, बाद में चल के एज ए ट्रिक इसको हम यूज करते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा कि जो रेशो आएगा ना वो घंटों का नहीं होगा, वो मिनट का नहीं होगा, वो रेशो डेज का नहीं होगा, वो रेशो होगा टाइम का। कि जो भी मेरे पास रेशो गिवन होगा ना वो रेशो किसका होगा भाई, यूनिवर्सल यूनिट का लेते हैं, वो रेशो किसका रहेगा, टाइम का। रेशो किसी भी रूप में चला जाएगा। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे को डिवाइड करना है, मेरे को डिवाइड करना है भाई 10 मिनट को, और मेरे पास टाइम का रेशो दे रखा है 2:3, तो भाई ये रेशो किसका बन गया, मिनट का बन गया। अगर मैं यहां पे कहता हूं मेरे को डिवाइड करना है 10 साल, 10 ईयर को, तो ये जो रेशो मेरा टाइम का था ना ये किसकी फॉर्म ले लेगा, ये ईयर की फॉर्म ले लेगा। क्लियर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर रेशो को किस तरह से निकालते हैं उसको कॉन्सेप्ट से, उसके बाद उसकी ट्रिकी अप्रोच को समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड द रेशो। तो आज की क्लास हमारी इसी बात पे रहेगी। ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स होती है जो किसी भी टॉपिक के अंदर आ सकते हैं। 3 टर्म्स के बीच में, 4 टर्म्स के बीच में या 5 टर्म्स के बीच में, 5 टर्म्स तक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। किस तरह से आप लोग रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से आप लोग देखिए, हमने क्वेश्चन लिया समझने के लिए, इसको बिल्कुल डिटेल से करेंगे, उसके बाद इसकी एक ट्रिकी अप्रोच पे चलेंगे।
तो यहां पे आपको दिया गया है ए रेशो बी आपको दिया गया है 3:5। यदि ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 5। यहां पे भी बी की वैल्यू अगर कितनी है 2 तो सी की वैल्यू आपको बताई गई है कितनी 7। तो यहां पे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये बात किसी टॉपिक के अंदर भी यूज हो सकती है या फिर इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप रेशो निकालते हो। तो किस तरह से आप सेकंडों में इस चीज को निकाल सकते हो पहले डिटेल से देखते हैं। तो यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं ए रेशो बी रेशो सी। अभी हम बिल्कुल डिटेल वर्जन पे काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहां पे मैंने कहा अगर ए की वैल्यू कितनी है 3 तो बी की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर बी की वैल्यू कितनी है 2 तो सी की वैल्यू कितनी होगी भाई 7। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 7। तो हम लोगों ने छोटी क्लासों में क्या सीखा था, कनेक्टर वर्ड को एक जैसा कर दो तो तीनों टर्म्स के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। तो कनेक्टर वर्ड देखो कौन है इसमें, ए बी और बी सी। तो आपका कनेक्टर वर्ड इसमें कौन दिखाई दे रहा है, आपका कनेक्टर वर्ड इसमें बी दिखाई दे रहा है। तो यहां पे देखिए बी की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू कितनी है 3। अगर बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू कितनी है 7। तो बी की वैल्यू वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग ए और सी की वैल्यू भी वेरी कर जाती है। तो बी की वैल्यू को हमने एक जैसा करना है। तो बी की वैल्यू को एक जैसा कैसे करेंगे, इसको अगर मैं 10 बना दूं तो ये कितना बन जाएगा 6। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर इसको मैं 10 बनाऊं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका 35। तो इसी काम को कितना इजिली आप लोग कर पाओगे उस चीज को देखो कि अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट पे किस तरह से काम करेगा कि आपने कनेक्टर वर्ड को सेम करना है। कनेक्टर वर्ड को यहां पे 10 बनाओगे और यहां पे भी 10 बनाओगे तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। तो यहां पे देखिए इस काम को आप कितना इजिली कर सकते हैं। यहां से लास्ट टर्म आपने देखिए कितनी 5, तो 5 को बॉक्स के अंदर जो एम्प्टी बॉक्स है उसके अंदर आप लोग पुट कर दो। यहां से आप लोग देखते हैं 2, लास्ट टर्म आपके पास कितनी है 2, तो यहां से मैंने 2 को पुट कर दिया और नीचे की तरफ इनको उतार लूंगा। नीचे की तरफ उतारते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना है हर क्वेश्चन के अंदर कि आपने फैक्टर की फॉर्म में उतारने हैं। यहां पे मैं लिखूंगा 3:2, यहां पे लिखूंगा 5:2, यहां पे लिखूंगा 5:7। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। अभी मैं 5 को 10 बनाने की बात कर रहा था 2 से मल्टीप्लाई करके, तो अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता था तो यहां पे आप देख सकते हो 2 से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है 3 और 5 में। इसी तरह से मैं इसको 10 बनाने की कोशिश कर रहा था 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पे 2 और 7 को ऑटोमेटिक 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट था। तो आपने किस तरह से इस चीज को देखना है कि जो भी आपका यहां से लास्ट डिजिट है उसको बॉक्स में फिल कर दो, यहां से जो भी लास्ट डिजिट है उसको बॉक्स में फिल कर दो और सबको नीचे की तरफ उतार लो फैक्टर की फॉर्म में। फैक्टर की फॉर्म में इसलिए अगर तीनों के अंदर कोई भी डिजिट कॉमन है तो उसको इजीली आप पहचान पाओ और वहीं पे उसको कैंसिल कर पाओ। तो यहां पे मैं देखता हूं 2 तीनों के अंदर कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर 5 की बात करें तो 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो जो हमारा रेशो हो जाएगा वो रेशो कितना हो जाएगा 6:10:35। दिस इज योर डिटेल कॉन्सेप्ट, ये आपका डिटेल कॉन्सेप्ट था। अर्थमेटिक के अंदर, मैथ्स के अंदर आप हर चीज को समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रिक थी ये किस चीज की थी, कनेक्टर वर्ड को सेम करने की थी। अब हम चलते हैं भी किस तरह से इस क्वेश्चन को विदाउट कॉपी पेन हमें एग्जाम के अंदर करना होगा, क्योंकि ये चीज इतनी बेसिक है कि हर किसी टॉपिक के अंदर आ सकती है। तो यहीं से मैं ट्रिक बना लेता हूं। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, भाई 80% तो यही देखा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ना फर्स्ट और लास्ट टर्म का रिलेशन निकालना आता है। तो किस तरह से आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हो अगर सिर्फ हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का ही रिलेशन बताना है तो देखिए ए के लिए मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, तो ए के लिए नीचे की तरफ आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 × 2। ये मैंने लिख दिया भाई 3 × 2। क्या ये बात सही है? आप कॉन्सेप्ट में चेक कर सकते हो, ए की वैल्यू 3 और 2 थी। इसी तरह से लास्ट टर्म की मैं बात करूंगा तो लास्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ आ जाऊंगा तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 5 × 7 और ये मैंने लिख दिया भाई 5 × 7। ये मैंने लिख दिया 5 × 7।
तो 80% क्वेश्चनों में हम लोग देखते हैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का ही रिलेशन निकालना होता है। तो हम क्यों पूरा काम करेंगे, हम लोग उतना काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे जितना क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो यहां से मैं इसका रिलेशन बताऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 6:35। अगर मैं फैक्टर की तौर पे इनको लिखता हूं तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को अभी कैंसिल करना है या फिर नहीं करना। तो यहाँ पे अगर आप b की बात करते हो तो b के लिए अभी b से b की मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बन गया 5 इंटू में 2। ये आपका रेशो हो जाएगा a, b एंड c का। एक बार दोबारा से देख लो इसकी जो ट्रिकी अप्रोच है। पहले हमने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को समझा, उसके बाद आप लोग इसकी ट्रिकी अप्रोच पे काम करो। फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करोगे भाई, नीचे की तरफ आ जाओगे। लास्ट टर्म के लिए आप लोग क्या करोगे, नीचे की तरफ आ जाओगे। b के लिए आप लोग क्या करोगे, b से b की मल्टीप्लाई कर देंगे, b से b की मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर फॉर ऑल? एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस का लेते हैं कि भाई सेम बात को अब हम इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखने वाले, इस बात को माइंड में करेंगे विदाउट कॉपी पेन, या फिर आप देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 3 टर्म्स के बीच में आप रिलेशन बताओ। ए, बी और सी के बीच में आपने रिलेशन बताना है। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जाना है, तो आप लोग देख पाओगे कि ये क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड में आप लोग निकाल सकते हो। 80% क्वेश्चन अगर आप लोग स्टडी करते हो प्रीवियस ईयर के, तो आप लोगों को मिलेगा केवल फर्स्ट और लास्ट का ही रिलेशन निकालना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट का ही रिलेशन निकालना होता है तो कैसे निकालोगे भाई, ए के लिए नीचे की तरफ आ जाओगे, सी के लिए नीचे की तरफ आ जाओगे, तो 2 इंटू में 5, 3 इंटू में 2, तो भाई ये आपने आंसर दे दिया। यहाँ पे ए और सी का आपने आंसर यहाँ पे दे दिया। आप फैक्टर की तौर पे लिखोगे तो डिजिट कितनी भी बड़ी हो, कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा, कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा। यहां से आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाइड रिलेशन निकाल सकते हो इन टर्म्स के बीच में। सिंप्लीफाइड रिलेशन मैंने बता दिया, सरलतम रूप, यानी कि रेशो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ए और सी का रेशो कितना हो जाएगा, 5:3। अगर हमसे कंप्लीट पूछ लिया गया ए, बी और सी का रेशो बताओ, तो भी आप बड़ा इजीली क्वेश्चन को बता सकते हो। तो यहां से आप लोगों को बताया था कि b के लिए क्या कर दोगे, b से b की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास a, b और c तीनों का रिलेशन आ जाएगा। ये आपके पास कितना हो गया, 3 इंटू 5। तो अब मैं इनमें चेक करता हूं, तो भाई कोई भी टर्म अगर कैंसिल नहीं होती, जैसे कि मैं देखता हूं 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो उसके बाद मैं इनको रेशो के फॉर्म में रख सकता हूं। ये हमारे पास हो जाएगा 10:15:6। ये मेरे पास रेशो हो जाएगा 10:15:6। इस बात को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ए के लिए नीचे की तरफ आएंगे, बी के लिए बी से बी की मल्टीप्लाई करनी है, और सी के लिए लास्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है स्टेटमेंट का, जिसमें मैंने जितना अभी पढ़ाया है उसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए कि इन बातों को जो हम सीख रहे हैं कि रेशो कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चनों पे किस तरह से आप लोग उस चीज को पकड़ पाते हैं और किस तरह से आप सोल्व कर पाते हैं और कितना टाइम लेते हैं, इसी बात से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। देखने में काफी टफ लगेगा, बट ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका। ये सिंप्लीफिकेशन या फिर रेशो का क्वेश्चन आप लोग इसको कह सकते हो। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। 600 मीटर की रेस में ए बी को हरा देता है 60 मीटर से। 600 मीटर की रेस में ए बी को हरा देता है 60 मीटर से। क्वेश्चन भले ही आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बट जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसका यूज करते हुए मैं आपको क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा। 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसका। बट आपको ये चीज इतने अच्छे से आनी चाहिए कि क्वेश्चनों के अंदर आप लोग इस चीज को पकड़ पाए। तो यहां पे देखो, 600 मीटर की रेस में ए ने बी को 60 मीटर से हरा दिया। इस बात का मतलब क्या है, जब ए ने पूरी रेस कंप्लीट कर ली, बी फिर भी उससे 60 मीटर पीछे रहा होगा। आगे देखते हैं, 500 मीटर की एक रेस में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया, यानी कि बी जब पूरी रेस कंप्लीट कर चुका, सी उससे कितना पीछे है, सी उससे फिर भी 50 मीटर पीछे है। तो यहां पे मैं बात करूं तो देखो, क्वेश्चन ने पूछ रखा है 400 मीटर की रेस में, 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो थोड़ा सा सोचो। अभी मैं आपको कह के भी गया था कि भाई मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना, 80% क्वेश्चनों में
फर्स्ट और लास्ट का ही रिलेशन निकालना होता है, तो उसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को या ट्रिक को मॉडिफाई करो कि भी जितनी बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है उतनी बात का हम आंसर दे पाए। तो एक छोटी सी कॉमन सेंस की मैं बात बताता हूं यहां पे आपको। देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट सेम टाइम के लिए ट्रेवल करते हैं, तो भी रेशो की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कौन सी ट्रिक बनती है? तो यहां पे मैं लगाता हूं भाई स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड आप लोगों को पता है, स्पीड क्या होती है? स्पीड आप लोगों को पता है डिस्टेंस डिवाइड विद टाइम, ये हमारी स्पीड होती है। तो मैं निकालता हूं ए की स्पीड और फिर निकालता हूं बी की स्पीड, बट कंडीशन मैंने दे दी कि ए और बी दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। ए और बी दोनों ही सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं ए की स्पीड की, तो ए ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने टाइम कितना लिया? मान लो 5 घंटे का टाइम लिया। बी ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है और भाई कितनी देर का टाइम लिया? 5 घंटे का टाइम लिया। दोनों का टाइम एक जैसा है। अब जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है सबका कॉन्सेप्ट होता है भी रेशो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के 30% जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उनको बड़ा इजी कर देगी। बट अभी फिलहाल हम रेशो की बात करते हैं, तो यहीं पे बात करते हैं कि अगर मैं रेशो निकालूंगा ना भाई, तो कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर दूंगा, सिंप्लीफाइड रिलेशन दूंगा। तो यहां से आप लोग देख पाओगे जो स्पीड का रेशो था ना, वो किसको डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस का भी रेशो वही है। तो अगर सेम टाइम की कंडीशन आ जाती है तो हमने ये देखा जो डिस्टेंस का रेशो रहेगा वही रेशो स्पीड का रहने वाला है, अगर सेम टाइम की कंडीशन आ जाती है। तो मेरे ख्याल से सब लोग ये बात समझ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहां पे आप लोग देखिए, हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो भाई अब मैं क्वेश्चन की अगर लास्ट लाइन को ठीक से पढ़ता हूं ना, लास्ट लाइन को ठीक से पढ़ता हूं, तो मैं पाऊंगा कि मेरे को बी का रिलेशन निकालना ही नहीं। क्वेश्चन ने पूछा हुआ है 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। तो इस बात में आप लोग देखिए, ए और सी का अगर मैं रिलेशन निकाल लेता हूं तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और मेरे को पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का रिलेशन कैसे निकलता है। तो यहां से देखो आप, अगर मैं कहता हूं ए 600 मीटर की एक रेस दौड़ता है, ए 600 मीटर की एक रेस दौड़ता है, तो बी को हरा देता है 60 मीटर से। तो जितने समय में इसने रेस कंप्लीट करी उतने समय में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? 60 मीटर पीछे रहा होगा उससे। टाइम सेम की कंडीशन आ गई। अगर टाइम सेम की कंडीशन आती है तो भाई जो रेशो मेरे पास आएगा वो डिस्टेंस का भी होगा और वो स्पीड का भी होगा। उसको मैं जैसे जी चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहां पे देखिए आप, यहां से मैंने कहा कि जब ए 600 मीटर दौड़ेगा उस टाइम पे या उतने ही टाइम पे बी दौड़ेगा 540 मीटर। इसी तरह से 500 मीटर की रेस, 500 मीटर की रेस जब बी कंप्लीट कर लेगा कंप्लीटली, तो 50 मीटर से सी को हरा देता है वो। तो उतने ही टाइम में सी कितने मीटर दौड़ा? 450 मीटर। तो यहां पे मैंने लिख दिया भी 450 मीटर। तो अब आपको पता है कि आपके पास रेशो आ चुका है। ये रेशो स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस दोनों को ही कवर कर रहा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो ये चीज मेरी बन जाएगी कितनी? यहीं पे इसको लिख देता हूं आप सब लोगों के लिए इजी रहेगा, रफ नहीं कर रहा मैं इसको। तो ये आपका बन गया भाई 10:9। ये आपका बन जाता है 10:9। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो यहां से भी आपका डिस्टेंस का रेशो या फिर स्पीड का रेशो आ चुका 10:9। और अभी अभी आपने देखा है कि 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन आप लोग किस तरह से निकालते हो। तो आपने क्वेश्चन को पहचान लिया कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन रेस टॉपिक का नहीं है। रेस टॉपिक से तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है। वास्तविक ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने रेशियो निकालना था फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो यहां से आप देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100। कह सकता हूं मैं ये बात, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ आ जाऊंगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 100। बी की वैल्यू निकालनी नहीं है, निकालना चाहोगे तो 90 हो जाएगी। वैसे जरूरत नहीं है तो हम उतना ही काम करेंगे जितने की जरूरत है। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा? 81। तो क्वेश्चन की सेंस को समझते हैं। जितने टाइम में, जितने अभी मैंने आपको कहा था कि रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती। ये भाई जिस भी सेंस में आप क्वेश्चन को लोगे उसी सेंस में यूनिट ले लेगा। तो फिलहाल मेरे को जो यूनिट लेनी है ना वो 400 मीटर की लेनी है।
ये भाई किलोमीटर का भी रेशो है, मीटर का भी है, सेंटीमीटर का भी है, माइल्स का भी है, बट जो मेरे को चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं रेशो की यूनिट को लेट कर सकता हूं। अभी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। तो यहां पे आप लोग देखो, यहां पे मैं कहूंगा अगर ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उतने ही समय में बी ने कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया? 81 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैं कहूं 100 मीटर की रेस चलती है, 100 मीटर की रेस चलती है, तो ए बी सी को कितना गैप दे देता है? ए सी को 19 मीटर का गैप दे देता है। अगर ये रेस 400 मीटर की होगी तो भी गैप कितना हो जाएगा? 4 गुना। गैप कितना हो जाएगा भाई? 4 गुना हो जाएगा। 100 मीटर की रेस में ए ने सी को 19 मीटर से गैप दे दिया, तो भी जब 400 मीटर की रेस होगी तो भी मैं करूंगा 400 मीटर। जब ये दोनों ही 400 मीटर की रेस लगाएंगे तो ये गैप कितना हो जाने वाला है भाई? 4 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? 76 मीटर आपका ये गैप हो जाएगा। तो ये जो रेशो से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं, तो इस तरह से क्वेश्चनों में छुपी होती हैं। अभी हमने देखा भाई 3 टर्म्स तक का रेशो कैसे निकालते हैं। उसके ऊपर हमने एक स्टेटमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया, जो कि भी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं भाई, रेशो किस तरह से हम लोग निकालते हैं बिटवीन 4 टर्म्स। 4 टर्म्स की रेशो निकालनी सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, ए बी, बी सी, सी एंड डी, और हमें निकालना होगा भाई ए बी सी डी का रेशो। तो भाई इसमें भी 2 तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप लोग देखोगे फर्स्ट और लास्ट का ही रिलेशन निकाला जाता है। तो हम ट्रिक के ऊपर भी आएंगे, बट ट्रिक पे ऊपर आने से पहले हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि भी किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। इन 4 टर्म्स की रिलेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहां से मैं देखता हूं, अगर ए की वैल्यू 3 है तो उस समय पे बी की वैल्यू रही भाई 5। अगर बी की वैल्यू 2 है तो उस समय पे सी की वैल्यू रही 3। अगर सी की वैल्यू आपने कही 6 तो उस समय पे डी की वैल्यू रही भाई 5। डी की वैल्यू आपकी रही 5। तो अभी हमने भाई जैसा कॉन्सेप्ट यूज किया था, कॉन्सेप्ट ऐसा यूज करना चाहिए कि आप लेवल है ना चाहिए थोड़ा सा बढ़ा लो, चाहिए और ज्यादा बढ़ा लो, बट आपका थिंकिंग पैटर्न सेम रहे, सोचने का तरीका सेम रहे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो था कनेक्टर वर्ड सेम करके किया था। तो कनेक्टर वर्ड सेम करने का मैंने एक मेथड बताया था अभी आपको। तो सेम मेथड से बिना दिमाग पे जोर दिए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि लास्ट टर्म यहां से अभी 5, तो लास्ट टर्म मैंने क्या कर दिया भाई 5 से बॉक्सेस को कंप्लीट कर दिया। यहां से मैं देखता हूं भाई लास्ट टर्म 3 है, 3 रख दिया। यहां से लास्ट टर्म मैंने रख दिया भाई 2। यहां से मैंने देखा लास्ट टर्म तो मैंने रख दिया भाई कितना 6। सिंपल, इससे आपका कनेक्टर वर्ड सेम हो चुका। नीचे की तरफ जब आप लोग उतारोगे तो क्या चीज ध्यान रखोगे? आप लोग ध्यान रखोगे कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, स्टार्टिंग से इस चीज का ध्यान रखोगे। ये बात है ना, हर किसी क्वेश्चन के अंदर, हर किसी टॉपिक के अंदर आपका टाइम बचाएगी। फैक्टर की फॉर्म में इसको उतारते चलो। तो मैं इसको फैक्टर की फॉर्म में उतार देता हूं। 3 इंटू 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 इंटू 2 इंटू 6 ये बी की वैल्यू हो जाएगी। सी के लिए 5 इंटू 3 इंटू 6, और डी के लिए यहां पे लिख देता हूं 5 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैंने इनको फैक्टर की फॉर्म में उतारा हुआ है तो मैं इजीली देख पाऊंगा कि इनके बीच में कोई कनेक्टर वर्ड है तो उसको कैंसिल कर देंगे, कोई भी कॉमन वर्ड रहा तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे आप लोग देखो कि कोई भी आपको कनेक्टर वर्ड इनमें दिखाई दे रहा है, मेरे को 3 दिखाई दे रहा है, मैं 3 को कैंसिल कर सकता हूं आसानी से। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता तो ये मेरा 5 से 10 सेकंड का टाइम ज्यादा ले लेता। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। 3 से मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि ये 3 सब के अंदर आया हुआ है, इसमें आ जाएगा और इससे भी ये चीज कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा आपकी ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी। तो जो मेरा रेशो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा भी 12, ये मेरा बनेगा भी कितना 20, ये मेरे पास हो जाएगा 30, ये मेरे पास हो जाएगा 25। तो अगर हमने ऐसे क्वेश्चन को किया है एग्जाम में तो भाई ये मत सोचना आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको ट्रिकी अप्रोच पे जाना पड़ेगा। तो ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन की लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि अगर इन्हीं के अंदर हम 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम लेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला।
टाइम बचेगा कैसे? भाई क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, और प्रैक्टिस सीट के आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना टाइम सेविंग प्रोसेस आपके खुद से आएगा। तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करता हूं भी ट्रिक की, तो यहां से देखो आप लोग फर्स्ट टर्म के लिए आप लोग क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में, नीचे की तरफ आ जाते थे। तो सेम चीज फर्स्ट टर्म के लिए आपने नीचे की तरफ आ जाना है। तो अगर मैं ए की रेशो निकालना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया भाई 5 इंटू 3 इंटू 5, ये मैंने कर दिया भाई ए के लिए मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं सारे को, ताकि खिचड़ी ना पके आप लोगों की, उसके बाद करते हैं। चलो अब इस पे ट्रिकी अप्रोच पे चलते हैं। तो यहां पे आप लोग देखो दोबारा से, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का ही रिलेशन मेरे को निकालना है, तो मेरे को क्या करना है एग्जाम के अंदर, भाई नीचे की तरफ आ जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 70 to 80% क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलेंगे जिनमें भी फर्स्ट और लास्ट के ही रिलेशन आपको निकालना होगा। तो ए के लिए मैं बात करूं तो 3 इंटू 2 इंटू 6, और अगर मैं बात करता हूं भाई डी लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म की वैल्यू मेरे पास होगी 5 इंटू 3 इंटू 5। मैंने इनकी मल्टीप्लाई नहीं करी, क्योंकि आपको देखना कि क्या ये सरलतम रूप में है, क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो फैक्टर की फॉर्म में आप लोग लिखोगे तो इजिली इस बात को समझ पाओगे कि ये फैक्टर की ये सरलतम रूप में है या नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा 12:25, ये आपका आ गया ए और डी का रिलेशन आप लोग किस तरह से निकालोगे। अब बात करते हैं भी ए बी सी डी तीनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3, 2 एंड 6। डी की वैल्यू आपने निकाल ली है यहां पे 3, 5 एंड 5। अब बी और सी की वैल्यू आप लोग किस तरह से निकालोगे, सिंपल सी बात याद रखो, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाओ, सी के लिए सी की तरफ से नीचे आ जाओ। तो यहां पे देखो, बी के लिए क्या करता हूं मैं, बी की तरफ से नीचे आ जाता हूं। अगर आप लोग ये चीज तो आपको याद रखनी होगी, याद रखने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कौन सी टर्म्स आपकी इसमें आएंगी। बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाओ, तो यहां से मैं बी की तरफ से नीचे आऊंगा तो मेरे पास आएगा 5, 2 एंड 6। यहां पे लिख दिया भाई 5, 2 एंड 6। उसके बाद सी के लिए क्या करना है, सी की तरफ से नीचे आना है। तो सी के लिए आप लोग क्या करोगे, सी की तरफ से नीचे आ जाओगे, बी सी और सी। तो यहां से मैं सी की तरफ से नीचे आ जाऊंगा, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आना है और सी के लिए सी की तरफ से नीचे आना है। तो सी की तरफ से नीचे आओगे तो आपके पास हो जाएगा 5, 3 एंड 6। ये आपका हो गया रेशो बिटवीन 4 टर्म्स ए बी सी एंड डी। कुछ भी अगर कॉमन है इनके अंदर तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 को मैं यहां पे कैंसिल कर देता हूं, उसके बाद मैं सिंप्लीफाइड रिलेशन इनका दे देंगे। सिंप्लीफाइड रिलेशन इनका निकलेगा 12:50, देन 30, देन 25। ये हमारा रेशो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 4 टर्म की रेशो हमने अभी निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके हम प्रैक्टिस करते हैं अभी किस तरह से हम 4 टर्म्स के रिलेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, लास्ट के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाएंगे, सी के लिए सी की तरफ से नीचे आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था। अब ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुछ आपको इसमें गड़बड़ दिखाई दे रही है, कुछ भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है पिछले क्वेश्चन से, कुछ डिफरेंस हो। कनेक्टर वर्ड का ध्यान रखो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे सिंप्लीफिकेशन में जिनमें भी कनेक्टर वर्ड को उल्टा कर दिया जाएगा। तो कनेक्टर वर्ड का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं बात करूं तो एक बार ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ए रेशो बी, उसके बाद आपके पास है बी रेशो सी, और उसके बाद कनेक्टर वर्ड होना चाहिए था सी, बट एग्जामिनर ने क्या दे दिया, डी रेशो सी दे दिया। तो कनेक्टर वर्ड को सबसे पहले ठीक करना है, अदरवाइज जो भी आप क्वेश्चन निकालोगे उसका ऑप्शन मिलेगा बट वो आपको नेगेटिव मार्क्स दे देगा, टाइम भी वेस्ट करेगा। तो यहां पे आप लोग इसको ठीक करोगे सबसे पहले, ये आपका हो जाएगा 5:7, 5:7। उसके बाद आप लोग अपना आंसर दे सकते हो। ए के लिए आप लोग क्या करोगे, नीचे की तरफ आ जाओगे, 3:1:5, 3:1:5। तो ये आपका हो जाएगा ए का रेशो। अगर लास्ट टर्म की बात करते हैं तो लास्ट टर्म के लिए भी आप लोग नीचे की तरफ आ जाओगे, 5, 2 एंड 7।
तो ये आपका हो जाएगा 5, 2 एंड 7, 5, 2 एंड 7। अगर कोई भी टर्म कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल करेंगे सरलतम रूप में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखेंगे 3 एंड 14। ये आपका रेशो हो जाएगा बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर आपको कंप्लीट रेशो निकालना है ए, बी, सी एंड डी का, तो आप क्या करोगे, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाओगे। दोबारा से लिख देता हूं, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाओगे। तो ये आपके स्टेप रहेंगे। तो बी की तरफ से जब आप नीचे आओगे तो आपके पास होगा 5, 1 एंड 5। सी के लिए आप लोग सी की तरफ से नीचे आओगे, तो सी के लिए आपके जो स्टेप रहेंगे, सी की तरफ से आप लोग नीचे आ जाओगे। तो आपका स्टेप रहेगा भाई 5, 2 एंड 5, 5, 2 एंड 5। तो यहां पे आप लोग रेशो निकालते हो तो 5 सब के अंदर से कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका रेशो रहेगा 3 रेशो 5 रेशो 10 रेशो 14। ये आपका यहां पे बिटवीन 4 टर्म्स रेशो रहेगा। चलिए आज की क्लास के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस किस तरह से आप लोग रेशो निकाल सकते हैं। किसी ना किसी टॉपिक में ये चीजें आती रहती हैं। तो यहां से अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है ए रेशो बी, ए रेशो बी की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, तो आप इसको किस तरह से डिकोड करोगे। तो यहां से हम एक लॉजिक निकालने वाले हैं। ये लॉजिक हम अगले 2-3 क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। बड़ा इजी से समझते हैं हम इस बात को। यहां पे देखिए आप, अगर आपके पास फ्रैक्शन दे रखी है रेशो के अंदर, अगर आपके पास फ्रैक्शन दे रखी है रेशो के अंदर, तो आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाइड करते हैं। तो यहां से मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास आ गया भाई 9। एलसीएम के बाद मैं क्या करता हूं, इनकी डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया 3, यहां पे बन जाएगा भाई आपके 1। तो यहां पे हम लोग कहते हैं 3 रेशो 1, दोनों को डिवाइड कर दिया गया है 9 से, दोनों को 9 से डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के मैं लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 डिवाइड विद 9 रेशो 1 डिवाइड विद 9। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब रेशो की जो प्रॉपर्टी होती है, रेशो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई सिंप्लीफाइड रिलेशन आपने निकालना है। तो सिंप्लीफाइड आप करोगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां की बात कैसे यूज करेंगे हम कि भाई अगर आपके पास फ्रैक्शन आती है और वो किस चीज के अंदर होती है, वो होती है भाई रेशो के अंदर, तो जो एलसीएम है ना वो एलिमिनेट हो जाता है, एलसीएम एलिमिनेट हो जाता है। अगले 3-4 क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं हम कि भाई अगर आपके पास फ्रैक्शन है और वो रेशो के अंदर है तो एलसीएम को हम छोड़ देते हैं। यहां पे मैंने दिखाया भी 9 को क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि 9 दोनों से डिवाइड कर रहा था, तो 9 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा 9। तो यहां पे इस बात को आप लोग समझो कि जो चीज छोड़ देते हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहां पे मैं इसको अगर सरलतम रूप में लिखना चाहूं, इसको एक बार रफ कर देते हैं। इस बात को देखो किस तरह से हम लोग पुट करेंगे और क्वेश्चन को इजी कैलकुलेटिव बनाएंगे। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो इनका एलसीएम मैं देखता हूं भी कितना है, 9 है, इनका एलसीएम 9 है। 9 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो ए रेशो बी मेरा बन जाएगा 3 रेशो 1। इज दैट क्लियर, 3 रेशो 1 बन जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो भाई दोनों का एलसीएम 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 से मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां पे मैंने लिख दिया बी रेशो सी, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 4 रेशो 1। उसके बाद आपने रिलेशन बताना है, तो फिर से हम पिछले क्वेश्चन पे आ गए। अभी हमने समझा अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन को किस तरह से खत्म करेंगे। अब एक बात समझने वाली है, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं। यहां पे बनेगा 9, यहां पे बनेगा 3, जो रेशो कितना बन जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई करें हम। तो अगले क्वेश्चन में ही हमारे पास 3 टर्म्स होंगी। जब तक 2 टर्म्स हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 टर्म्स में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं, 3 आ जाती हैं, 4 आ जाती हैं, 5 आ जाती हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो भाई जब भी 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो आपने एक सिंपल सा लॉजिक अपनाना है कि एलसीएम एलिमिनेट हो जाता है, एलसीएम के साथ आप मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में इसको देखेंगे हम। फिलहाल आप लोग सब लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। आंसर कितना होगा इसका, ए के लिए नीचे की तरफ आ जाओगे 12,
सी के लिए नीचे की तरफ आ जाओगे 1, बी के लिए भाई बी से बी की मल्टीप्लाई, विदाउट कॉपी पेन आप लोग इसका ठीक से आंसर दे सकते हो। आपका आंसर आएगा 12:4:1। अब ये जो लॉजिक था ये एक क्वेश्चन पे खत्म नहीं हुआ, इसको हम 2-3 क्वेश्चनों से कंप्लीट करते हैं। तो यहां से आप लोग देखिए अगले क्वेश्चन पे आप लोग देखिए कि हमें जो रेशो दे रखा है ए रेशो बी रेशो सी, और अभी अभी मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को किस तरह से एलिमिनेट करोगे भाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उस बात को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को पता है ए की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, बी की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है 4 है, और मेरे को इस टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो भाई इनकी वैल्यू को मैं रखता हूं और उसके बाद जो चीज पिछले क्वेश्चन में सीखी थी उसको अप्लाई करते हैं और आंसर देखते हैं। तो यहां से मैंने देखा भाई 2/3, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका रेशो आएगा, यहाँ पे आपका रेशो आएगा, इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका रेशो आएगा। तो इसको रब कर देते हैं, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे सर ओके तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम भी नए नए हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझो आप कि हमें यहाँ पे निकालना है जो वो निकालना हमें रेशो, जो हमारा रेशो सर यहाँ पे जो हमारे पास आएगा रेशो, तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ भाई 2/3, ये मेरे पास हो गया 2/3, ये मेरे पास हो जाएगा 3/4, और ये मेरे पास हो जाएगा 4/2, ये मेरे पास रेशियो हो जाएगा इनका। तो इनको सिंप्लीफाइड करते हैं, चाहे तो आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाइड कर लो या फिर एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां से आप लोग देखोगे कि जिनसे डिवाइड करना है उनका एलसीएम कितना हो गया, 3, 4 और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा भाई 12। तो 12 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर ना दूं। 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 8, यहां से आपके पास 4 आ गया, यहां से आपके पास आ जाएगा 9, और यहां पे आपके पास हो जाएगा 24, यहां से आपके पास हो जाएगा भाई 24। तो इस तरह से जब 2 से ज्यादा टर्म्स होंगी आपके पास, 3 होंगी, 4 होंगी या 5 होंगी, एग्जाम में 4 टर्म्स तक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी 2 से ज्यादा हो तो भी फ्रैक्शन को किस तरह से आप लोग रिमूव कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो रेशो के अंदर, तो एलसीएम से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, 1 सेकेंड सर। अगर दी गई राशि ए के पास जो राशि है उसका 2 गुना, बी के पास जो राशि है उसका 3 गुना, और सी के पास जो राशि है उसका 4 गुना आपस में इक्वल हो, तो किस तरह से आप लोग रेशो निकालोगे ए बी और सी का, ए बी और सी का आप लोग किस तरह से रेशो निकालोगे। तो यहां पे आप लोग देखिए कि अगर मैं कहूं 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो अगर कभी भी 2 या 2 से ज्यादा बार इक्वल का साइन आ जाता है, 2 या 2 से ज्यादा बार इक्वल का साइन आ जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको एक कांस्टेंट टर्म k के बराबर मान लोगे, कांस्टेंट टर्म k के बराबर इसको आप लोग मान लोगे। तो यहां से आप लोग देखो, मेरे को वैल्यू चाहिए a की, b की और c की। पहले बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू k, 2a इज इक्वल टू k। तो मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगी a k/2। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं 3b इज इक्वल टू k। तो यहां पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी k/3, यहां पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी k/3। अगर मैं बात निकालना चाहूं c की वैल्यू,
तो C की वैल्यू मेरे पास होने वाली है भाई K/4। तो भाई अगर मैं इनको रख दूं, A B C का रेशो अगर मैं रखना चाहूं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे बनेगा भाई K/2, ये जो वैल्यू बनेगी K/3, ये जो वैल्यू बनेगी भाई K/4। ये बात क्लियर है भाई सबकी? ये हमने बिल्कुल डिटेल से समझी है। इस तरह से हम छोटी क्लासों में क्वेश्चनों को करते थे। अभी रेशो हमने जो समझा है, वो रेशो किस तरह से भाई, के सबके अंदर से कैंसिल हो जाएगा, के सबके अंदर से कैंसिल हो जाएगा भाई। रिलेशन हमें जो निकालना है, रेशो सिंप्लीफाइड रेशो निकालना है। उसके बाद आप लोग समझिए, अभी जो आप लोगों ने समझा था वो क्या था भाई, फ्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 12। तो यहां पे मेरे पास एलसीएम हो जाएगा भाई 12। तो 12 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये कितना होगा भाई 6, ये कितना होगा भाई 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 3। इज दैट क्लियर? ये डिटेल कॉन्सेप्ट था। इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, अगर 2 या 2 से ज्यादा बार बराबर का निशान आया हुआ है, तो जो भी टर्म ए, बी या सी के साथ है वो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो यहां पे आपके पास 2 है, और वो वास्तव में क्या बन गया, 1/2 बन गया। 3 जो था वो 1/3 बन गया। 4 जो था वो 1/4 बन गया। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर ए के साथ आपके पास 2/3 है, तो वो कितना बन जाएगा, बाद में इनवर्स होके 3/2 बन जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ये था डिटेल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं भाई इसको किस तरह से करोगे आप एग्जाम के अंदर। तो यहां पे आप लोग देखो इस बात को, देखिए चलिए देखिए इसमें आप लोग किस तरह से आंसर देने वाले हो। डिवाइड किससे करना है आपको, डिवाइड आपको किससे करना है, 2 से, 3 से और किससे भाई 4 से। तो जिनसे आपने डिवाइड करना है वास्तव में आपने देख लिया वो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा। तो जिनसे डिवाइड करना आपने उनका एलसीएम ले लेना है। उनका एलसीएम कितना आया भाई 12, उनका एलसीएम कितना आ गया भाई 12। तो 2 से आप डिवाइड करते हो तो कितना बन गया भाई 6, 3 से आप डिवाइड करोगे तो 4, और भाई 4 से डिवाइड करोगे तो 3। तो इस तरह से आप लोग इन्वर्स कर सकते हो चीजों को, इस तरह से आप लोग इन्वर्स कर सकते हो। इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। दोबारा से देख लो, जो वैल्यू ए, बी और सी के साथ होगी, अगर 2 या 2 से ज्यादा बार बराबर का साइन है ना, तो वो क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। तो यहां से मेरे को पता चला जो 2, 3 और 4 है ना, वो वास्तव में 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो डिवाइड मेरे को किससे करना पड़ेगा, 2 से, 3 से और 4 से। तो मैं क्या करूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं। जिनसे डिवाइड करना है उनका एलसीएम ले लिया, उनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया भाई 12। एलसीएम से डिवाइड करते चलो तो आपके पास एबीसी का रेशो आ जाएगा। इसी बात को नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप लोग, यहां पे आपके पास 3 टर्म्स दे रखी है, तो आप लोग माइंड में भी कर सकते हो इस चीज को। जो आपके पास ए के साथ आया 10, बी के साथ आया 12, सी के साथ आया 15, तो वास्तव में क्या बन जाएगा, 1/10, 1/12, 1/15। तो डिवाइड जिससे करना पड़ेगा वो टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो चुका भाई 60। तो डिवाइड करते चलो, 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 6, 12 से डिवाइड करूंगा तो 5, 15 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाता है भाई 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। इस तरह से मैं रेशो निकाल सकता हूं। अभी डिटेल से हमने देखा था कि ऐसा होता क्यों है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह से करना है एग्जाम के अंदर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम बात है कि आपके पास टर्म्स कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एग्जाम के अंदर 4 टर्म्स तक क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको दे दिया गया भी ए बी सी डी के पास 600 रुपए हैं, मान लो 600 रुपए हैं, और भाई आप लोगों ने बी की राशि निकालनी है, बी के पास कितने रुपए होंगे। तो भाई आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, आप लोगों को निकालना पड़ेगा ए बी सी और डी का रेशो। तो ए बी सी डी का रेशो कैसे निकालोगे, 3, 4, 5 और 6, इनका आप लोग लोगे एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम आ चुका 60।
तो यहाँ पे मैंने लिखा भी इनका एलसीएम 60। उसके बाद आप रिलेशन निकाल सकते हो। आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 20। 4 से डिवाइड करते हो, 4 से आप लोग डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करते हो तो आपका कितना हो जाएगा 15। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12। और 6 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा आपका 10। तो इस तरह से आप चार टर्म्स के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो अभी हमने ये चीज बेसिक सीखी। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जितना हमने अभी सीखा है उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है और सिर्फ 4 से 5 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कि भी 320 किलोमीटर के डिस्टेंस को 320 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में तय करना है। तय किया जाता है 3 कार से। तो आपने तीनों कारों के स्पीड का रेशो बताना है। तीनों कारों के स्पीड का रेशो क्या रहेगा। तो यहां पे देखो आप लोग, एक सिंपल सी बात को समझो। सबसे पहले अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं ए और बी, ए और बी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और मैं बात करता हूं भाई इनके स्पीड की, मैं बात करता हूं भाई इनकी स्पीड की, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी भाई डिस्टेंस डिवाइड विद टाइम। तो अब मैंने कंडीशन ले ली कि दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। पहले हमने कंडीशन ली थी सेम टाइम की, अब हम कंडीशन ले रहे हैं सेम डिस्टेंस की। तो यहां पे देखो भी रेशो से क्या पता चलेगा, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम था तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, स्पीड एंड टाइम का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। रिलेशन क्या निकलेगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा अगर आप टाइम का रेसिप्रोकल करते हो तो स्पीड का रेशो आ जाएगा, अगर स्पीड का रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास टाइम का रेशो आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग देखो क्वेश्चन को ठीक से, यहां पे आपने देखा भी ए बी और सी, आपने तीनों में दे रखा है टाइम का रेशो। जो टाइम का रेशो है 10 12 और कितना भी 15, 10 12 और कितना 15, और आपने निकालना है स्पीड का रेशो। अब जो आपने करना है ना, क्या करना है, इनवर्स करना है। इनवर्स करोगे तो कितना बन जाएगा ये 1/10, 1/12, 1/15। इनवर्स करने की ट्रिक ही हम लोग पिछले क्वेश्चनों से कर रहे थे। हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा भाई, इनवर्स कर लेंगे तो 10 से, 12 से और 15 से। तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो भाई मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं, इनवर्स हो जाएंगे ये। तो यहां से भाई स्पीड का रेशो हो जाएगा 6 5 एंड 4, स्पीड का रेशो हो जाएगा 6 5 एंड 4। क्लियर, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कितनी देर बाद, अभी 1 मिनट के गैप के बाद या 2 मिनट के बाद आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग पंकज सर काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, और उसके बाद आप लोग पानी वानी लो, 2 मिनट का रेस्ट करो, 2 मिनट के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। थैंक यू।
हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज रोहिला, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज हम एग्रीकल्चर एफओ ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है एवरी ईयर मिनिमम टू मिनिमम 3 एग्जाम्स आपके एफओ के होते हैं। एक है आपका आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक का एएफओ, एक है आपका आईबीपीएस आरआरबी का एएफओ और एक आपका एसबीआई का एएफओ। देखते हैं लास्ट ईयर एग्जाम में क्या रहा रीजनिंग सब्जेक्ट में और फ्यूचर के लिए हम क्या प्लान करेंगे। अगर हम देखें रीजनिंग के बारे में लास्ट ईयर से रिलेटेड, तो लास्ट ईयर में आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक का आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं। लास्ट ईयर का आईबीपीएस का डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं नेशनलाइज्ड बैंक का। लास्ट ईयर 2020 एग्जाम हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा था, एग्जाम कैंसिल हो गया था। उससे पहले हम बात करें 2019 की, तो 2019 में एग्जाम हुआ आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक एएफओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। उस एग्जाम में प्री जो हुआ, क्योंकि प्री में ही हमारा रीजनिंग आता है, और प्री का रिजल्ट जो रहा रीजनिंग का, उसका कट ऑफ हम देखते हैं। एक कट ऑफ होता है जनरल कैंडिडेट का और एक कट ऑफ होता है आपका ओबीसी, एससी एंड एसटी का। 2 कट ऑफ होते हैं। जो 2019 एएफओ एग्जाम था प्री,